17 दिसंबर के लिए हमारे पास एक ही एडिटोरियल है और ये वाला एडिटोरियल जो है वो है शांति बिल को लेकर। शांति बिल भारत की सरकार संसद में लेकर आ रही है। क्यों लेकर आ रही है? और इसका जवाब है कि भारत का जो न्यूक्लियर सेक्टर है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेक्टर, न्यूक्लियर पावर, उसमें भी जो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर ख़ास तौर पर सुधार हुए हैं। और भारत में न्यूक्लियर सेक्टर जो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार के ही नियंत्रण में था, अब उसमें कुछ-कुछ प्राइवेट निवेश और विदेशी निवेश को भी अलाउ किया जा रहा है। शांति बिल है, शांति बिल का फुल फॉर्म है द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब शांति बिल 2025। अब इस शांति बिल में कुछ ज़रूरी बातें क्या हैं, डिटेल में तो हम देखेंगे ही, लेकिन चलते हुए मतलब शुरुआत में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें परिचय हो जाए कि शांति बिल में क्या-क्या बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शांति बिल में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को अलाउ किया जा रहा है न्यूक्लियर सेक्टर में। न्यूक्लियर सेक्टर में उसमें भी ख़ास तौर पर हमें ये याद रखना है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट में नहीं, फ्यूल एनरिचमेंट में नहीं, और हेवी वाटर में नहीं, और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं, लेकिन न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जो रिएक्टर बनते हैं, तो रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन में और उनके ऑपरेशंस में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो भी इकाइयाँ इसमें प्रवेश करेंगी उन्हें लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस कौन देगा? देश की सरकार यानी केंद्र सरकार। तीसरी बात है, इसमें न्यूक्लियर पावर सेक्टर के जो रेगुलेशंस हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान हैं। तीसरी बात है कि इसमें रिसर्च को और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए भी कोशिशें की जा रही है। चौथी बात है कि इसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी और कंपेंसेशन को लेकर भी कुछ प्रावधान है। हालांकि न्यूक्लियर लायबिलिटी को लेकर इसकी आलोचना भी की जा रही है। क्या आलोचना की जा रही है हम देखने ही वाले हैं आगे। और अगली बात है कि इसमें जो न्यूक्लियर रेगुलेटर है, न्यूक्लियर रेगुलेटर मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसको वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, इसको स्टेचुटरी बनाया जा रहा है ताकि न्यूक्लियर सेक्टर का रेगुलेशंस ज़्यादा अच्छे से हो सके, ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से हो सके, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा दखल ना हो और पूरे सेक्टर को फ़ायदा मिल सके। अगली बात है कि इसमें सिक्योरिटी सेफगार्ड्स और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी कुछ प्रावधान हैं। क्या प्रावधान है हम सारे डिटेल में देखेंगे। और डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म मतलब डिस्प्यूट होने पर, विवादों के होने पर विवाद समाधान तंत्र के लिए भी एक न्यायाधिकरण का प्रावधान है। तो ये ज़रूरी बातें हैं, ये हाइलाइट्स हैं इस बिल के। सरकार की तरफ से इसे सुधार कहा जा रहा है, न्यूक्लियर सेक्टर में, भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में सुधार कहा जा रहा है और विदेशी निवेश को और प्राइवेट निवेश को इसमें अलाउ किया जा रहा है। सभी पहलुओं में नहीं, संवेदनशील पहलुओं में नहीं, सेंसिटिव बातें सरकार के पास ही रहने वाली है। सेंसिटिव मतलब फ्यूल एनरिचमेंट, हेवी वाटर और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सरकार के पास रहने वाला है। बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऑपरेशंस में प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्राइवेट निवेश को अलाउ किया जा रहा है। अभी सिनेरियो ये है, अभी बात ये है कि भारत में 2024-25 में जितना भी बिजली का उत्पादन हुआ है उसमें परमाणु ऊर्जा का योगदान रहा है 3%। परमाणु ऊर्जा का योगदान है 3%, मतलब भारत में जितनी भी बिजली की खपत हुई है उसमें से सिर्फ 3% बिजली आई है न्यूक्लियर पावर से। अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर पावर एक तो पॉल्यूशन जनरेट नहीं करता, हानिकारक गैसेस नहीं रिलीज करता, पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता न्यूक्लियर पावर से। इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा की जाए न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग करके। और इससे हमारे जो लक्ष्य हैं, कौन कौन से लक्ष्य? एक लक्ष्य तो हमारा ये है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित करनी है। मतलब 2047 तक इतने रिएक्टर स्थापित करना है, इतनी क्षमता स्थापित करनी है जिससे हम 100 गीगावाट बिजली पैदा कर सकें। और दूसरी बात, हमें 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट भी पूरा करना है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित करना है, ये वाला लक्ष्य भी हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए सरकार चाहती है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं? इनकी कैपेसिटी बड़े रिएक्टर्स की तुलना में कम होती है, लगभग 300 मेगावाट तक होती है।
300 मेगावाट तक के रिएक्टरों को कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और ये क्या होते हैं, फैक्ट्रीज में इनके पार्ट्स बने बनाए लाकर जहां पर भी आपको रिएक्टर बनाना है वहां पर असेंबल कर दिया जाता है और पावर जनरेशन का काम शुरू हो जाता है। और वहीं पर जो बड़े रिएक्टर होते हैं, बड़े रिएक्टरों को जहां पर रिएक्टर बनाना है, जहां पर आपको फैसिलिटी स्थापित करनी है, वहीं पर बनाए जाते हैं। जबकि मॉड्यूलर रिएक्टर्स को अलग से बने बनाए लाकर असेंबल किया जाता है, इसलिए उन्हें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। तो ये है शांति बिल और पूरी बात हम इसके बारे में आज समझने वाले हैं पूरा डिटेल में। इस बिल में यह बताया गया है कि नागरिक परमाणु सुविधाओं को चलाने के लिए, उन्हें बनाने के लिए कौन कौन इस क्षेत्र में आ सकता है। मतलब अभी तक सिर्फ सरकार ही थी। नागरिक परमाणु सुविधाओं का मतलब होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का बिजली बनाने के लिए उपयोग, उसको हम कहेंगे नागरिक परमाणु सुविधाएं। मतलब जहां पर एटॉमिक एनर्जी से बिजली बनती है, वहां पर उन सुविधाओं को, उन फैसिलिटीज को हम नागरिक परमाणु सुविधाएं कहेंगे। आप इस ऊर्जा का उपयोग करके, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके आप बम भी बना सकते हैं, आप हथियार भी बना सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। तो बिजली बनाने की जो फैसिलिटीज हैं उनको कहेंगे नागरिक परमाणु सुविधाएं। तो अब नागरिक परमाणु सुविधाओं के लिए अलाउ किया जा रहा है, निर्माण के लिए, संचालन के लिए निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को। इसमें सरकारी संस्थाओं के साथ साथ संयुक्त उपक्रम और अन्य कंपनियां भी लाइसेंस लेकर इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। सरकार इन्हें अलाउ कर सकती है। साथ ही साथ विदेशी निवेश भी आ सकता है, लेकिन मालिकाना हक भारतीयों के पास ही रहने वाला है। 49% तक की विदेशी भागीदारी को इसमें अलाउ किया जा रहा है। मतलब 51% की हिस्सेदारी भारतीयों के पास ही होने वाली है। विदेशी निवेश अलाउ किया गया है, लेकिन 49% से ज्यादा का नहीं। अब भारत की सरकार न्यूक्लियर सेक्टर में विदेशी निवेश को और प्राइवेट निवेश को अलाउ कर रही है। क्यों अलाउ कर रही है? क्योंकि 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसके लिए आपको चाहिए पूंजी यानी पैसा। और पैसा बताया जा रहा है कि लगभग इतनी पावर एस्टेब्लिश करने में, इतनी फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करने में आपको लगेगा 15 लाख करोड़ रुपया। और ये 15 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार अकेले निवेश नहीं कर सकती है, भारत की सरकारी कंपनी अकेले निवेश नहीं कर सकती है। इस निवेश को प्राइवेट सेक्टर से लाना होगा, विदेशी सेक्टर से भी लाना होगा, विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करना होगा, ताकि भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। किस कीमत पर? प्राइवेट निवेश की कीमत पर, विदेशी निवेश की कीमत पर, और ताकि भारत का फायदा हो सके। साथ ही साथ यदि फायदा प्राइवेट सेक्टर को होता है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और इसके लिए निवेश जरूरी है। भारत को अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, चाहे वो नेट जीरो का लक्ष्य हो, चाहे वो 100 गीगावाट विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हो, या फिर 33 मॉड्यूलर रिएक्टर्स स्थापित करने का लक्ष्य हो, या फिर रिसर्च और इनोवेशन का लक्ष्य हो। सभी के लिए भारत को निवेश करना है, सभी के लिए भारत को काम करना है, और इसके लिए पूंजी चाहिए। और पूंजी आ सकती है प्राइवेट सेक्टर से, पूंजी आ सकती है विदेशी निवेशकों से। बिल में कहा गया है कि जो संवेदनशील बातें हैं, मतलब न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़ी जो सेंसिटिव गतिविधियां हैं, जैसे कि यूरेनियम एनरिचमेंट, हेवी वाटर और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। और संयंत्रों की यानी रिएक्टर्स का निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के कुछ हिस्से निजी क्षेत्र को दिए जा सकते हैं। इस बिल में सुरक्षा और रेगुलेशन और विवाद निवारण और भागीदारी, मतलब निवेश, इन सारी चीज़ों को लेकर एक ही बिल में सभी बातें कही गई हैं। क्योंकि जो पुराने दो कानून हैं, जिसमें एक तो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा CLND एक्ट 2010, दोनों को निरस्त किया जा रहा है। दोनों के स्थान पर अब एक ही कानून होगा, ये वाला कानून। इस बिल की आलोचना भी की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इसमें जो लायबिलिटी है विधेयक में, यदि दुर्घटना होती है, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान होता है, तो उसमें संचालक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की देयता ही निर्धारित की गई है। अब ऐसे में क्या होगा कि यदि इससे ज्यादा नुकसान होता है, बड़े पैमाने पर कोई विनाशकारी घटना होती है, तो उसका सारा जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर होगा। अब आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि यदि कंपनी फायदा कमाती है तो फायदा पूरा कंपनी का होगा, लेकिन कंपनी की गलती से या कोई दूसरी गलती से कोई दुर्घटना होती है तो उसकी भरपाई, उसका नुकसान केंद्र सरकार को भुगतना होगा। और केंद्र सरकार के पास पैसा है देश के लोगों का, देश के टैक्स पेयर्स का, लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है, और इसके लिए एक कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए जनता के पैसे का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है।
एक और आलोचना की जा रही है कि यहाँ पर जो आपूर्तिकर्ता है, आपूर्तिकर्ता का मतलब ये होता है कि एक तो एक व्यक्ति होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाता है, चलाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो पार्ट्स हैं, जो मशीनें हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो जिस आपूर्तिकर्ता के द्वारा दी जाती है, यदि उन्हें जानबूझकर गलत गुणवत्ता की आपूर्ति कर दी जाती है, तो उससे कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई खराब मशीनें दी जा सकती है, खराब क्वालिटी का सामान यदि न्यूक्लियर रिएक्टर में लगाया जाता है, आपूर्तिकर्ता की तरफ से कोई गलत सामग्री भेज दी जाती है और उस सामग्री के कारण, उस सामग्री की खराब गुणवत्ता के कारण दुर्घटना हो जाती है, तो इसका दायित्व किसके ऊपर होगा? आपूर्तिकर्ता के ऊपर या संचालक के ऊपर? यहाँ पर बताया गया है कि आपूर्तिकर्ता के ऊपर तभी, केवल और केवल तभी कोई कार्रवाई हो सकती है जब कोई अनुबंध में लिखा गया हो या अनुबंध में के अनुसार, अनुबंध में लिखे गए प्रावधानों के अनुसार ही कोई कार्रवाई होगी। अन्यथा सारा भार जो होगा वो संचालक के ऊपर होगा, और ऊपर से संचालक के ऊपर भी केवल 3000 करोड़ रुपए तक की लायबिलिटी है। उसके बाद उस पूरे नुकसान को केंद्र सरकार को भुगतना होगा। साथ ही बीमा और वित्तीय सुरक्षा को भी अनिवार्य किया गया है। आगे इसमें एडिटोरियल कहता है कि इसमें रेगुलेशंस को लेकर सारी स्पष्टताएं होनी चाहिए। न्यूक्लियर सेक्टर को भी इसकी स्वायत्ता दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार का इसमें दखल होगा, और सरकार का दखल होगा और परमाणु ऊर्जा आयोग का दखल होगा नियुक्तियों में, और इन सभी बातों को लेकर निजी निवेश हतोत्साहित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सेक्टर को स्वायत्ता दी जाए, सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाए, जो कि उठाए भी जा रहे हैं। हालांकि कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन जो कदम अभी उठाए गए हैं उनमें चिंताओं को दूर करके यदि हम देखें तो अच्छे कदम हैं। हम देखें तो न्यूक्लियर सेक्टर में निवेश आने की संभावनाएं हैं। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक भी भारत में आ सकते हैं इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए। हालांकि भारत की जनता की, देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी सुधार और भी किए जाने चाहिए, क्योंकि निवेश से भी ज़्यादा ज़रूरी है भारत की सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा और जनता के हितों की सुरक्षा। भारत की सरकार शांति विधेयक ला रही है। समझ लीजिए कि यह भारत की नई परमाणु नीति है। इस विधेयक में नियामक स्वतंत्रता और निवेश की चुनौतियों को समाधान करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसमें रेगुलेटर्स को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया है और निवेशकों को उनकी सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया गया है। इस विधेयक की जरूरत थी भारत में, क्योंकि भारत में फिलहाल अपने कुल विद्युत उत्पादन का सिर्फ 3% हिस्सा ही न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, और इसे बढ़ाने की जरूरत है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर धन की ज़रूरत होगी, और इस धन की आपूर्ति हो सकती है निजी निवेश से, और इस धन की आपूर्ति हो सकती है विदेशी निवेश से। साथ ही सरकार भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। शांति विधेयक का मूल प्रस्ताव यह है कि जो नागरिक परमाणु सुविधाएं हैं, नागरिक परमाणु सुविधाएं यानी परमाणु से बिजली बनाने वाली सुविधाएं, उनके संचालन के नियमों में बदलाव करना है। कैसे बदलाव करना है? अभी तक केवल भारत सरकार ही परमाणु रिएक्टर्स का संचालन कर रही थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में निजी निवेश को और विदेशी निवेश को भी बुलाया गया है, और वे भी इसका संचालन कर सकती है। केंद्र सरकार लाइसेंस देगी, और सरकारी संस्थान, संयुक्त उपक्रम और अन्य कंपनियां इसमें अब पार्टिसिपेट कर सकती हैं। निजी भागीदारी क्यों बुलाई जा रही है? पूंजी के लिए बुलाई जा रही है, सीधी सी बात है। और पूंजी के साथ साथ हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो निजी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बिल में वित्तीय सुरक्षा और देश की सुरक्षा में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि कुछ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, संवेदनशील बातें हैं इस सेक्टर से जुड़ी हुई, जैसे कि फ्यूल एनरिचमेंट, हेवी वाटर और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, उन पर अभी भी सरकार का नियंत्रण होगा। और जो चीज़ें उतनी संवेदनशील नहीं हैं देश की सुरक्षा के हिसाब से, जैसे कि संयंत्र का निर्माण यानी कि रिएक्टर्स का निर्माण और ऑपरेशंस, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकती है। और अभी भी परमाणु प्रसार से जुड़ी हुई, मतलब तकनीक और ईंधन से जुड़ी हुई चीज़ें अभी भी सरकार के पास है, तो देश की सुरक्षा के लिए इससे खतरा नहीं होगा। चिंता की बातें हैं, लेकिन दूसरी हैं। क्या बातें हैं? उसमें यह है कि परमाणु दुर्घटना होने पर संचालक के ऊपर अधिकतम 3000 करोड़ रुपए का ही दायित्व होगा, और उससे यदि अधिक खर्चा होता है, उससे ज़्यादा पैसा लगता है, तो केंद्र सरकार के ऊपर इसका भार होगा। और केंद्र सरकार के पास पैसा है देश की जनता का, टैक्स पेयर्स का, और यदि देश की जनता को किसी कंपनी के नुकसान की भरपाई करने के लिए खर्च करना होगा, तो यह उचित बात नहीं है।
हालांकि बीमा और वित्तीय सुरक्षा को अनिवार्य किया गया है, लेकिन आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही निर्भर करेगी कॉन्ट्रैक्ट पर कि किन शर्तों के तहत अनुबंध हुआ था। फिर नियामक की स्वतंत्रता का मुद्दा, मतलब इस क्षेत्र में जो रेगुलेटर है क्या उसे स्वतंत्रता मिलने वाली है? तो यहाँ पर जो रेगुलेटर है उसको वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी सरकार का नियंत्रण होने वाला है, जो कि निजी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकता है, उनके भरोसे में कमी ला सकता है। हालांकि भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है, जिस सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार की निगरानी बनी रहनी चाहिए। शांति विधेयक का जो लक्ष्य है वो है निवेश को बढ़ाना, लेकिन अभी भी रेगुलेटर्स की स्वतंत्रता को लेकर सुधार किए जाने चाहिए। स्वतंत्रता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए अभी भी सुधार हो सकते हैं। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि शांति विधेयक भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को किस प्रकार सक्षम बनाता है। इसके संभावित लाभों और जोखिमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हमने शांति विधेयक के बारे में पढ़ा, शांति विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों को मोटा मोटा अभी पढ़ा, डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। निजी निवेश कैसे आ सकता है, निजी निवेश कैसे बढ़ सकता है, निजी निवेश कैसे ज्यादा प्रोत्साहित हो सकता है, वो बातें लिखनी है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ प्रावधान है जो निजी निवेशकों के लिए प्रोत्साहनकारी है, निजी निवेशकों के लिए फायदेमंद है। उन फायदेमंद प्रोत्साहन को देखकर निजी निवेश इसमें आकर्षित हो सकते हैं। लाभ क्या है हमने देख लिए, और जोखिम क्या है ये भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में कितने परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो अभी भारत में फिलहाल 7 लोकेशंस पर 24 रिएक्टर काम कर रहे हैं। भारत में फिलहाल वर्तमान में 7 लोकेशंस पर 24 रिएक्टर, और जिनकी कैपेसिटी है 8.78 गीगावाट, मतलब लगभग 8,780 मेगावाट की कैपेसिटी है इनके पास। देखते हैं कहाँ कहाँ पर है 7 लोकेशंस। 7 लोकेशंस में पहला है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, पालघर जिला, महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे पहले बना हुआ यह परमाणु संयंत्र है। 4 रिएक्टर है यहाँ पर, और टोटल कैपेसिटी है लगभग 1400 मेगावाट की। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, पालघर जिला, 1400 मेगावाट की कैपेसिटी, और यूएस की सहायता से ये बना था। दूसरा है राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यानी राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है रावतभाटा में, चित्तौड़गढ़ जिला है राजस्थान का। अभी यहाँ पर 6 रिएक्टर काम कर रहे हैं। टोटल कैपेसिटी है 1180 मेगावाट की। चंबल नदी के किनारे पर है, और ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। कूलेंट और मॉडरेटर के आधार पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा सकता है, जैसे कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, एडवांस्ड गैस रिएक्टर, लाइट वाटर ग्रेफाइड मॉडरेट रिएक्टर, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, मोल्टन साल्ट रिएक्टर। तो इस तरह के अलग अलग कूलेंट और मॉडरेटर के आधार पर रिएक्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा सकता है, मतलब अलग अलग प्रकार के रिएक्टर हो सकते हैं। इनके बारे में हम कभी डिटेल से एक वीडियो में सभी के कैसे कैसे फंक्शंस हैं, सभी कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन आज हम ये समझ लेते हैं कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि रावतभाटा में है, वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। तीसरा है मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम जिले में है, तमिलनाडु में है। 2 रिएक्टर हैं और टोटल कैपेसिटी है 440 मेगावाट की। चौथा है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में है। 2 रिएक्टर हैं और 440 मेगावाट की कैपेसिटी है, गंगा नदी के किनारे पर है, उत्तर भारत का एक प्रमुख परमाणु संयंत्र है। 5वां रिएक्टर है काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, सूरत जिले में है, गुजरात में, और यहाँ पर 4 यूनिट काम कर रही हैं। टोटल कैपेसिटी 1840 मेगावाट की, और ये जो 700 मेगावाट की जो 2 यूनिट है ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र है
कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये 4 यूनिट है और यहाँ पर 880 मेगावाट की कुल कैपेसिटी है। और पश्चिम घाट में है, चूँकि उत्तर कन्नड़ जिले में है कर्नाटक के। और यहाँ पर ये जो प्लांट है ये अपने उच्च प्लांट लोड फैक्टर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र। कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र है तिरुनेलवेली जिले में, तमिलनाडु में। कलपक्कम वाला था कांचीपुरम जिले में। यहाँ पर 2 यूनिट है, मतलब कुडनकुलम में। और भारत में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो रिएक्टर है वो यही है, मतलब कुल मिलाकर 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है इसके पास। ये रूस की मदद से बना था। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि यहाँ पर 7 लोकेशंस में 24 रिएक्टर काम कर रहे हैं और कुल कैपेसिटी यहाँ पर वैसे 22 की बताई गई है। तो 24 रिएक्टर में लगभग 8780 मेगावाट की कैपेसिटी से ये सभी काम कर रहे हैं और भारत की कुल विद्युत उत्पादन का 3% योगदान देते हैं। दूसरे फैक्टर्स देखें तो भारत में क्या हो रहा है कि भारत में लगभग हर साल 6 से 8% की बिजली की मांग बढ़ रही है और इसको पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए एक तो आपको जगह कम चाहिए। दूसरी चीज़, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, हालांकि महंगी होती है और दुर्घटना होने पर विनाशकारी हो सकती है, लेकिन यदि सावधानी से काम किया जाए तो परमाणु ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है और हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरी कर सकती है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता को स्थापित करना है। इसके लिए पैसे चाहिए और पैसे चाहिए तो इसके लिए निवेश को लाना ज़रूरी है। वर्तमान क्षमता है लगभग 8,000 मेगावाट की, 8 से 9,000 मेगावाट की। 2031-32 तक हमारा लक्ष्य है कि हमें 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करना है। 18 नए रिएक्टर जोड़ना है और इसके लिए आपको पूंजी चाहिए और पूंजी आएगी निवेश से। 2033 तक भारत में ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना यानी फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि बहुत कम रकम है, लेकिन फिर भी इस दिशा में काम हो रहा है। साथ ही परमाणु ऊर्जा के विषय में एक बात ये अच्छी है कि पवन ऊर्जा की यूनिट्स के मामले में या दूसरी जो भी तरीके हैं हमारे पास बिजली उत्पादन करने के, उनसे 25% ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। तो रोजगार उत्पन्न करने के मामले में भी परमाणु ऊर्जा अच्छी है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने के मामले में भी परमाणु ऊर्जा बेहतर है। वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर कुल 9% बिजली परमाणु ऊर्जा से आती है। यहाँ पर 440 रिएक्टर काम कर रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो 25% से ज़्यादा अपनी ज़रूरत की 25% से ज़्यादा बिजली परमाणु ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस 70% तक बिजली परमाणु ऊर्जा से बना लेता है। शीर्ष उत्पादकों में संयुक्त राज्य अमेरिका है बिजली के मामले में, चीन है और फ्रांस है। रिएक्टर कुछ नए बन रहे हैं, जैसे चीन में लुफेंग, लेनिनग्राद रूस में, और कुछ रिएक्टर बंद भी हुए हैं जैसे कि बेल्जियम में। और कुछ देश परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश और तुर्की है, जहां पर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्टर निर्माणाधीन है। परमाणु खनिज की बात करें तो भारत में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम और जिरकोनियम, ये सारे ईंधन हैं, मौजूद हैं, लेकिन कम मात्रा में है बाकी ईंधन। थोरियम का भारत विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। भारत के पास विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम है, सबसे बड़ा भंडार थोरियम का भारत में है और भारत इसको यूज़ करने के लिए अपने तकनीक को, अपनी टेक्नोलॉजी को सुधार कर रहा है ताकि परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। विश्व में जितना भी यूरेनियम उत्पादन होता है उसका 2% ही उत्पादन भारत में होता है और भारत को यूरेनियम के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंड रहना होता है। हालांकि भारत के पास 3,480 टन का लगभग बताया जाता है कि इतना भंडार है, लेकिन भारत अभी परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। 70% यूरेनियम का भंडार झारखंड में है। झारखंड में कौन कौन से जिलों में? सिंहभूम में और हजारीबाग में, बिहार के गया में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और हम देखेंगे और खदानें जहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी है और मेघालय में भी है, तो वहाँ, लेकिन 70% का जो भंडार है वो झारखंड में ही है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम चांदी की तरह दिखने वाली एक धातु है। पीरियोडिक टेबल में आपको इसकी एटॉमिक नंबर दिखेगा 92 और संकेतक दिखेगा U। प्राकृतिक यूरेनियम में आपके जो समस्थानिक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मिलता है वो यूरेनियम 238 होता है। उसको एनरिच करना होता है, यूरेनियम 235 बनाना होता है और तब जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है पावर के लिए या
हथियारों में। वैसे तो यूरेनियम के कुछ अंश लगभग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्थान दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर यूरेनियम व्यावसायिक रूप से मिलता है, जहाँ पर इसका खनन किया जा सके। विश्व में यूरेनियम का वितरण की बात करें तो सबसे बड़े-बड़े जो भंडार हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान में, कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्र में जो ओलंपिक डैम है और रेंजर खान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार हैं। कनाडा में अथाबास्का बेसिन में है, कनाडा के सिगार लेक में है और मैकआर्थर रिवर बेसिन में है। कजाकिस्तान में भी बड़े भंडार हैं और कजाकिस्तान यूरेनियम खदानों से उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान में ही होता है। कजाकिस्तान में होता है। कजाकिस्तान के बाद में कनाडा प्रमुख है, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। भारत में यूरेनियम की खदानें कहाँ-कहाँ पर है? तो झारखंड के जादूगुड़ा, भटेन, नरवा पहाड़, बागजता, तुरमडीह, बंधुहरंगा और मोहुलडीह, ये हैं यूरेनियम की खदानें झारखंड में। मेघालय में है कीलेंग और डोमियासियात और मावथावाह और वाख्यम। आंध्र प्रदेश में है लंबापुर, पिड्डागट्टू और तुम्मलापल्ले में। झारखंड की जो जादूगोड़ा की पहाड़ है, काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। सबसे पहले यहीं पर यूरेनियम का उत्पादन शुरू हुआ था, सिंहभूम जिले में है और यहाँ पर यूआईसीएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काम करती है। तुम्मलापल्ले जो आंध्र प्रदेश में है, वायएसआर जिले में है, यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है और इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इतनी इसमें कैपेसिटी है। मोहल्डी झारखंड में है, यहाँ पर भी आईयूसीएल ही काम करती है और तुरमडी ये भी ईस्ट सिंहभूम जिला झारखंड में है और यहाँ पर भी बड़ा भंडार यूरेनियम का मिलता है। इसके अलावा थोरियम की जैसे हम बात कर रहे थे, थोरियम में भारत नंबर 1 पर है। भारत के पास सबसे बड़ा भंडार है और इसका एटॉमिक नंबर है 90 और इसका सिंबल है TH, चांदी की तरह दिखता है। सीधी सी बात है, यूरेनियम की तुलना में थोरियम का उपयोग कठिन है, लेकिन थोरियम यूरेनियम से ज़्यादा स्वच्छ है। यूरेनियम की तुलना में यदि हम थोरियम का उपयोग करते हैं तो कम कचरा निकलता है, कम वेस्ट निकलता है और ज़्यादा रिलायबल हो सकता है थोरियम। थोरियम मोनाजाइट रेत से निकलता है और केरल के तटों पर इसके भंडार हैं और यूरेनियम के जो सबसे बड़े भंडार हैं वो भारत में ही है। शांति बिल में जो प्रावधान हैं उनमें एक प्रावधान तो है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को खत्म कर दिया जाएगा। परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 को भी खत्म कर दिया जाएगा और पहली बार निजी निवेशकों को इसमें अनुमति दी जा रही है कि वे रिएक्टर्स के निर्माण में, रिएक्टर्स के संचालन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और ईंधन उत्पादन, भारी जल निर्माण और रेडियो अपशिष्ट प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्य, जैसे सेंसिटिव कार्य अभी भी भारत सरकार के ही नियंत्रण में होंगे। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो कि रेगुलेटर है परमाणु क्षेत्र का भारत के अंदर, उसको वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है इस विधेयक से। शांति विधेयक 2010 को इसमें निरस्त किया जा रहा है, जो कि चिंता की बात है और इसमें जो दुर्घटना होने पर नुकसान की भरपाई को लेकर सिर्फ संचालकों के ऊपर 3000 करोड़ रुपए तक का दायित्व ही निर्धारित किया गया है। बाकी यदि आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार को ही देना होगा। इसमें एक समर्पित न्यायाधिकरण मतलब एक ट्रिब्यूनल का भी गठन होना है। परमाणु विवाद होने पर परमाणु विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी होना है, जो इस क्षेत्र में उठने वाले विवादों को हल कर सके। यह विधेयक जरूरी है ताकि निजी निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा सके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और स्वदेशी रिएक्टर्स की डिज़ाइनों को तैयार करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के लिए और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए, तकनीकी सुधारों के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी जो है वो पूंजी की, उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं, ज़रूरी सुधार इस बिल में किए जा रहे हैं। सुधार की ज़रूरत क्यों है? सीधी सी बात है कि फिलहाल 8.8 गीगावाट का उत्पादन है बिजली का। 3 शब्दों में हम बता सकते हैं कि क्यों ज़रूरत थी इस बिल की। तो पहली ज़रूरत थी निवेश, दूसरी ज़रूरत थी ऊर्जा, तीसरी ज़रूरत थी तकनीक। इन चीज़ों के लिए इस क्षेत्र में सुधार हुए हैं इस बिल के माध्यम से।
मतलब जब भी बिल पास होगा तो ये सुधार होंगे। अभी कैपेसिटी 8.8 गीगावाट की, 2047 तक 100 गीगावाट करना है और 100 गीगावाट करने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन 2025-26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। बाकी जो पूंजी की कमी है वो निजी निवेश, विदेशी निवेश से पूरी की जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आने वाले सालों में जो बजट आएंगे उनमें भी सरकारी निवेश होने वाला है। साथ ही इस क्षेत्र में जो यूनिट के निर्माण में, रिएक्टरों के निर्माण में देरी होती है, उसे भी दूर करना है। इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में इनमें भी एफिशिएंसी में सुधार करना है। निजी निवेश आएगा, विदेशी निवेश आएगा, तो हमने देखा है कि निजी निवेश से, विदेशी निवेश से एफिशिएंसी में सुधार होता है, टाइम बाउंड काम होता है और देरी नहीं होती है। सरकार की तरफ से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ताकि छोटी यूनिट्स में बिजली उत्पादन हो और उसका रिस्क कम हो, उसकी विनाश करने की क्षमता कम हो, साथ ही इनके कंस्ट्रक्शन में समय कम लगे और बेहतरीन तकनीक के साथ कम ईंधन में ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। साथ ही सरकार चाहती है कि यूरेनियम खनन, प्रसंस्करण और आयात में भी निजी भागीदारी हो ताकि सरकार के ऊपर से इसकी निर्भरता कम की जा सके और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा सुरक्षा के लिए और नेट ज़ीरो के लक्ष्य के लिए भी, जलवायु लक्ष्यों के लिए भी ये सुधार करने ज़रूरी थे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन नहीं करती है और बड़े पैमाने पर इसको भूमि की ज़रूरत भी नहीं होती है। हालांकि रिस्क भी है, दूसरी तरफ ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा निवेश की मांग है और दूसरा विध्वंसकारी क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।